सो हेलो एवरीवन, दिस इज योर रोशन भैया। तो सीबीएसई क्लास 10th की जो अगली परीक्षा होने वाली है वो है 11 मार्च को मैथमेटिक्स की। तो चाहे आपने स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स चुना हुआ हो या बेसिक मैथमेटिक्स चुना हुआ हो, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद मैं इस बात की आपको गारंटी दे रहा हूँ कि आप लोग का 80 में 70 प्लस स्कोर आएगा, चाहे आपका मैथ्स वीक हो या स्ट्रांग हो। क्योंकि आपको मैं जो क्वेश्चन अभी दे रहा हूँ ना, आपकी परीक्षाओं में सेम यही क्वेश्चन छपकर आने वाला है आपके क्वेश्चन पेपर में। एंड ये जो मैथमेटिक्स की परीक्षा होगी ये आप लोग का लास्ट एग्जामिनेशन है उन बच्चों के लिए जिन्होंने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन जैसे जो सब्जेक्ट्स हैं वो नहीं लिए होंगे। तो अच्छे से ना इन क्वेश्चंस की तैयारी कर लेना, आपके पास कुछ दिन का समय है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम रियल नंबर से। रियल नंबर से आपके एग्जामिनेशन में एग्जैक्ट 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, ना एक नंबर कम ना एक नंबर ज़्यादा, एक गारंटी है। जिसमें से ये जो क्वेश्चन है ना कि √2 √3 या √5 एक इरेशनल नंबर है, ये प्रूव करके दिखाओ, ये 100% की गारंटी है। ये हर साल क्वेश्चंस में रहता है। आप प्रीवियस 10 ईयर्स तक का देख लो, चाहे 2023 का, 22 का, 21 का, कोई साल का क्वेश्चन देख लो, हर साल ये क्वेश्चन जो है वो आया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को एनी हाउ तैयारी कर लेना है। अगर आपको अभी तक इस क्वेश्चन का आंसर्स नहीं पता होगा, कमेंट करना, या तो मैं किसी दूसरे वीडियो में आपको बता दूंगा सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन, या फिर मैंने इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो एनसीईआरटी किताब में भी बताया हुआ है। तो एनसीईआरटी किताब का जो सॉल्यूशन है मैं वो डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, जाके देख लेना। ठीक है, चलो आगे जो सेकेंड क्वेश्चन है वो है 5 माइनस √3 या फिर 3 + 2 √5 या फिर 6 + √2। तो ये तीन क्वेश्चन में से आपका एक क्वेश्चन फिर गारंटी आएगा, ये आपका 3 मार्क्स में आएगा, ये आपका 2 मार्क्स में आएगा। ठीक है, तो ये भी आपका इरेशनल नंबर ही प्रूव करने के लिए रहता है। तो 3 और 2 5 नंबर का यहाँ से आपका सोच लो गारंटी रखा हुआ है आपके क्वेश्चन पेपर में। और एक नंबर का आपका जो क्वेश्चन रहेगा वो एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करने से रिलेटेड रह सकता है। ठीक है, ये भी आपका गारंटीड है। तो एचसीएफ और एलसीएम से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स बना लेना। हालांकि चैप्टर वाइज न्यूमेरिकल्स जो एमसीक्यूज वाले आएंगे वो मैं आप लोगों को करवाऊंगा। ठीक है, जो एमसीक्यू में आपका ये दोनों क्वेश्चन आएगा। एंड ये क्वेश्चन आने का चांसेस तब है, ये एक ही क्वेश्चन आपका तब आ सकता है जब ये वाला क्वेश्चन नहीं आए। अगर ये नहीं आएगा तो एक क्वेश्चन आ जाएगा, किसी हो सकता है दूसरे सेट में आ जाए। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्वेश्चन गारंटी आने वाला है। और एचसीएफ और एलसीएम से रिलेटेड मैंने कहा ना कि एक क्वेश्चन आपका आएगा, तो इस फॉर्मूला से आएगा कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स बराबर क्या होता है, एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम। ओके, अगला जो चैप्टर है वो है पॉलिनोमियल्स। अब पॉलिनोमियल से क्या आएगा, देखो पॉलिनोमियल से एक क्वेश्चन आप लोग का जीरोज निकालने के लिए रहता है। तो आपको इस तरह से एक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ रहेगा, क्यूबिक नहीं दिया हुआ रहेगा, क्यूबिक इक्वेशन नहीं दिया रहेगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ रहेगा, क्योंकि क्यूबिक वाला पोर्शन हमारे सिलेबस में है ही नहीं। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ रहेगा, उसमें से आपको जीरोज फाइंड करने रहते हैं। एंड जीरोज फाइंड करने तो आपको पता ही होगा, ये 3 6 18 इस तरह से मल्टीप्लाई कर देंगे, 18 का फैक्टर करेंगे, 7 लाएंगे, फिर कॉमन निकाल लेंगे एंड एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है। फिर भी अगर आप लोग को नहीं समझ में आएगा, सर हमसे नहीं बन रहा है, समझा दीजिए, बोलना, कमेंट करना, मैं पक्का किसी दूसरे वीडियो में आप लोग को इन सब का सॉल्यूशन बताऊंगा। जैसे कि मैंने कहा ना कि ये कुछ क्वेश्चंस एनसीईआरटी से हैं, तो एनसीईआरटी में जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कैसे हम फाइंड करते हैं वो हमने सिखाया हुआ है। तो एनसीईआरटी का सॉल्यूशन देखना होगा किसी भी एक्सरसाइज का, तो हमने बनाया हुआ है, जाके देख लेना, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। ठीक है, अब अगला जो एक क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो से क्वेश्चन रहता है आपका। इस तरह से सम एंड प्रोडक्ट या तो दिया हुआ रहेगा या तो निकालने के लिए रह सकता है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में सम एंड प्रोडक्ट दिया हुआ है, आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाने के लिए बोला गया है। या फिर किसी किसी क्वेश्चन में ऐसा होगा कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया हुआ रहेगा, बोलेगा कि सम एंड प्रोडक्ट निकालो, या फिर सम एंड प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन रह सकता है। अब सम ऑफ द जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज के फॉर्मूला क्या होते हैं, तो ये पता ही होगा कि सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला होता है -b/a एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज का फॉर्मूला होता है c/a। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना, ये दोनों क्वेश्चन कर लेना। एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में जो है वो ग्राफ वाला रहेगा। अब ग्राफ वाला क्वेश्चन कैसे रहेगा, तो इस तरह से एक ग्राफ दिया हुआ रहेगा और बोलेगा कि इसमें नंबर ऑफ जीरोज पता करो y = px का। तो y अगर px रहे तो देखेंगे x में कितने जगह पे ये जो लाइन है वो इंटरसेक्ट किया है।
तो अगर यहाँ पे देख ले 1 2 3 4 5 6 जगह इंटरसेक्ट किया है तो इसका आंसर होगा 6। और यहीं अगर उल्टा दे देता, अगर x इज इक्वल टू पी वाई रहता, p के साथ अगर y रहता, तो हम देखते y में कितने जगह पे इंटरसेक्ट हुआ है, तो एक जगह पे इंटरसेक्ट हुआ है, तो इसका आंसर 1 होता। ठीक है। और एक जो क्वेश्चन आपका बनता है वो ऑब्जेक्टिव में यहाँ से भी बनता है। क्वेश्चन रह सकता है कि जैसे बोलेगा कि एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है और दे दिया जाएगा, मतलब एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया हुआ रहेगा, जैसे सपोज कर लो ये वाला जैसे एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्वेश्चन में गिवन दिया गया है। अब बोलेगा कि इसका ग्राफ बोलो कैसा बनेगा, अपवार्ड्स बनेगा, डाउनवर्ड्स बनेगा, हॉरिजॉन्टल बनेगा, वर्टिकल बनेगा। तो आपको इसमें पता होना चाहिए, ये होता है a की वैल्यू। ठीक है। तो अगर a का वैल्यू 0 से बड़ा आए तब वो अपवार्ड्स जो होता है ग्राफ बनता है, अपवार्ड्स बनता है ऊपर की ओर। एंड अगर ये माइनस में रहता है, जैसे -3x² रहता है या -6x² रहता, तो ये माइनस में रहता है ना, यानी 0 से छोटा रहता है a का वैल्यू, तो जो ग्राफ बनता है वो डाउनवर्ड्स बनता है। और ये जो ग्राफ बनते हैं ना, ये पाराबोलिक बनते हैं, इसको हम पाराबोलिक कहते हैं। ये सब जो ग्राफ बनता है उसको हम पाराबोलिक कहते हैं। तो ये आपका MCQ में आएगा, इस बात का ध्यान रखना। एंड यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चन हमने दिए हुए हैं जो कि सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज से ये बनेगा। तो ये दोनों क्वेश्चन ट्राई कर लेना, बना लेना। नहीं बनेगा कमेंट करना, मैं दूसरे वीडियो में आपको इसका आंसर जो है सिखा दूंगा कैसे हम इसको बनाते हैं। अब अगली जो क्वेश्चन है, चैप्टर है हमारी, वो है लीनियर इक्वेशन। अब ये जो लीनियर इक्वेशन है, इसमें एक जो क्वेश्चन आपका कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट से जो है पूछा जाता है कि बताओ ये जो इक्वेशन दिया गया है ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो सर हम पता कैसे करेंगे कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट के लिए? तो देखो यहाँ पे आपको ये वाली जो टेबल है वो आपको याद रखनी पड़ेगी। अगर देख लो कोई भी एक सॉल्यूशन निकले या फिर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन निकले तो ये होता है कंसिस्टेंट, और अगर एक भी सॉल्यूशन ना निकले तो वो होता है इनकंसिस्टेंट। तो अगर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 रहता है तो वो होता है नो सॉल्यूशन, मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, यानी वो होता है इनकंसिस्टेंट। और अगर ये दोनों आता है तो वो होता है कंसिस्टेंट। ठीक है। तो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट से रिलेटेड आपका एक क्वेश्चन गारंटी आएगा, या तो फिर इससे नहीं आया तो यहाँ से तो पक्का आ जाएगा कि बताओ इसमें से कौन सा इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट कर रहा है, या पैरेलल है, या कोइंसिडेंट है। ठीक है। तो इनका भी जो कंडीशन है यहाँ पे देखो, इंटरसेक्टिंग लाइन्स है, कोइंसिडेंट वाला है, ठीक है, पैरेलल लाइन्स वाला है। इन सब का फॉर्मूला को याद कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है, ये क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है। या फिर आपका पूछेगा कि यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन, तीनों में से बताओ ये इक्वेशन क्या है। तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए वही होता है, एग्जैक्टली एक सॉल्यूशन होना चाहिए। ठीक है। इसका फॉर्मूला फिर से वही होगा, इनफाइनाइटली के लिए होता है, और जो नो सॉल्यूशन है उसका फॉर्मूला ये होता है। ठीक है। तो ये फॉर्मूला, ये टेबल जो है याद कर लेना है। अब इसके बाद आप लोग को एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड दोनों सीख के जानी है कि कैसे हम इन दोनों मेथड से x और y की वैल्यू फाइंड करते हैं। क्यों? क्योंकि देखो हो सकता है कि परीक्षा में क्वेश्चन पूछ दे कि सॉल्व दिस इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, और आपने अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं सीखा हुआ होगा तो फिर आप एलिमिनेशन मेथड से बनाओगे, अगर आता होगा तो वो तो गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको बोला गया सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनाने। तो इसी वजह से दोनों मेथड सीख कर जाना, क्योंकि देखो एग्जामिनर का कोई गारंटी नहीं है, उसका कोई भरोसा नहीं है कि आपको कौन सा मेथड पूछ दे। हो सकता है नहीं पूछे, डायरेक्ट बोल दे सॉल्व फॉर x एंड y, ऐसे पूछ देगा तो आप कोई मेथड से बना सकते हो। लेकिन अगर बोलेगा कि इसी मेथड से बनाना है तो आपको उसी मेथड से ही बनाना पड़ेगा, आप दूसरा मेथड वहाँ पे यूज नहीं कर सकते। एंड इस चैप्टर से लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स के भी क्वेश्चंस आएंगे। अब ये जो वर्ड प्रॉब्लम्स के क्वेश्चंस हैं ये हमने यहाँ पे लिखे नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जो वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चंस है ना, ये आपका NCERT के ही किताब से आएगा, ये आउट नहीं जाने वाला है। ठीक है। तो NCERT किताब का ये जो एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 के ये 3 क्वेश्चन, और एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का ये 2 क्वेश्चन है, इसको कर लेना। NCERT किताब निकालो, ये 2 क्वेश्चन करके जाओ, आपके क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएगा, ये 100% गारंटी मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम के लिए। अब अगली जो चैप्टर है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें एक क्वेश्चन तो भाई गारंटी रहता है कि k की वैल्यू फाइंड करो। आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ रहेगा जिसमें k भी गिवन दी हुई रहेगी, या फिर a भी रह सकता है, या फिर कोई भी दूसरा यहाँ पे अल्फ़ाबेट रह सकता है, बोलेगा कि उसकी वैल्यू फाइंड करो। ठीक है। तो इसको फाइंड करने के लिए हमें याद रखना पड़ता है नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स के लिए देखो आपको ना क्वेश्चन में गिवन दी हुई रहेगी कि जो रूट्स है वो इक्वल रूट्स है, कि रियल और अनइक्वल है, या रियल रूट्स है ही नहीं, इस तरह से गिवन दिया हुआ रहेगा। जैसे इस क्वेश्चन में दिया गया है कि ये जो रूट्स है वो इक्वल है,
तो इक्वल रूट्स के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है d इक्वल टू 0। डी यानी कि डिस्क्रिमिनांट, ठीक है, डिस्क्रिमिनांट का वैल्यू अगर 0 आएगा तो हम समझ जाएंगे कि वो रियल और इक्वल है। अच्छा, डिस्क्रिमिनांट का फॉर्मूला क्या होता है सर? तो डिस्क्रिमिनांट का ये वाला फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac, ये वाला फॉर्मूला होता है डिस्क्रिमिनांट का, ठीक है। अगर d का वैल्यू यानी डिस्क्रिमिनांट का वैल्यू 0 से बड़ा निकलता है तो जो रूट्स होता है रियल और अनइक्वल होता है। अनइक्वल को हम डिस्टिंक्ट भी कहते हैं। तो एग्जामिनेशंस में ना अनइक्वल वर्ड का यूज ना करके डिस्टिंक्ट वर्ड का यूज करता है, तो बहुत बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसको ध्यान में रखना। एंड अगर d का वैल्यू निगेटिव में आ जाए तो वो रियल रूट्स नहीं होता है, वो फिर इमेजिनरी रूट्स हो जाता है, ठीक है। और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला एक होता है रूट्स निकालने के लिए, ये काम देगा, इसको याद कर लेना। अब देखो यहाँ पे आपको मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, वही k की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोली गई है, तो इसको जरूर बना लेना। नहीं बनेगा तो बोलना, मैं आप लोग को अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है, किसी दूसरे वीडियो में, इस वीडियो में नहीं। यहाँ आपको नेचर ऑफ द रूट्स पता करने के लिए बोला गया है। एंड इस चैप्टर से आपको न्यूमरिकल्स भी आएगा, तो ये वाला न्यूमरिकल्स तो एनी हाउ आपको करके जानी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमरिकल्स है, सीबीएसई ने कई सालों ने पूछा हुआ है एंड इस साल भी आपका आने का हाई चांसेस है, ठीक है। एक क्वेश्चन और मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ, प्रूव करने वाला क्वेश्चन है, बोला गया है इक्वल रूट्स है, इसको प्रूव करके दिखाओ। वही जितना भी ये सब क्वेश्चन है ना, ये सब आपका नेचर ऑफ द रूट से बनेगा, सिर्फ ये छोड़ के, ठीक है, ये वर्ड प्रॉब्लम छोड़ के। एंड वर्ड प्रॉब्लम के लिए आपको एनसीईआरटी किताब निकालनी है, और यहाँ पे ये जो क्वेश्चन नंबर आपको दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन नंबर का स्क्रीनशॉट करके रख लो, ये क्वेश्चन बना लेना, आपके एग्जामिनेशन में ये आ जाएगा। अगला चैप्टर है अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। अब इसमें से ना बहुत सारे फॉर्मूले हैं इस चैप्टर से, तो पहले तो फॉर्मूला को याद करना है। जैसे an का फॉर्मूला क्या होता है? nth टर्म ऑफ दी AP का a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर आपको एंड से बोलेगा nth टर्म निकालो तो इसके लिए फॉर्मूला होता है l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर मान के चलो फर्स्ट टर्म दिया हुआ हो और लास्ट टर्म दिया हुआ रहेगा, फिर अगर बोलेगा कि Sn का वैल्यू फाइंड करो यानी सम का, तो इसका फॉर्मूला होगा n/2 a प्लस l। तो फॉर्मूला याद करते जाओ, मैं आपकी जो है रिवीजन भी सारे चैप्टर का यहाँ से करवाते जा रहा हूँ। अब देखो कभी कभी क्या होता है ना कि इस तरह से Sn की वैल्यू दी हुई रहती है और क्वेश्चन में बोला जाता है कि nth की वैल्यू फाइंड करो या फिर सेकेंड टर्म फाइंड करो, फिफ्थ टर्म फाइंड करो, कॉमन डिफरेंस फाइंड करो। इस तरह का ना एक क्वेश्चन आपका ये 100% गारंटीड क्वेश्चन छपा हुआ रहता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको करके जाना है, इसको बिल्कुल भी मत छोड़ना, ये आपका गारंटी आने वाला है। अब देखो nth टर्म फाइंड करने के लिए ना एक शॉर्ट फॉर्मूला होता है Tn इक्वल टू Sn माइनस Sn माइनस 1। इस फॉर्मूला का यूज करके आप बहुत ही इजीली Tn निकाल सकते हो, और Tn निकालने के बाद फिर आपको कोई भी टर्म बोले, कॉमन डिफरेंस बोले, फर्स्ट टर्म बोले, आप इजीली फाइंड कर लोगे, ठीक। अब ये आपको मैंने यहाँ पे फॉर्मूला बता दिया। क्वेश्चन कौन से करने हैं, तो आपको एनसीईआरटी किताब निकालनी है, एक्सरसाइज 5.2 का ये सब सारा क्वेश्चन कर लेना। देखो जो क्वेश्चन मैं भी आपको दे रहा हूँ ना वही करके करो, एनसीईआरटी से और कुछ करने का जरूरत नहीं है। जो क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ बस ये सब सारा क्वेश्चन कर लो, आपके परीक्षाओं में ना इससे ज़्यादा आएगा ही नहीं, मैं आपको इस बात की गारंटी दे रहा हूँ, ठीक है। यही आपके क्वेश्चन में छपा हुआ रहेगा। जैसे 5.1 से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला एनसीईआरटी किताब से, 5.2 से आएगा, 5.3 से आएगा, 1 से नहीं आएगा, ठीक है। चलो अगला जो चैप्टर है वो है ट्रायंगल्स। अब ट्रायंगल्स में भाई इकलौता थ्योरम है, और आपको पता है जो इकलौता होता है उसकी कितनी इंपॉर्टेंस होती है, उसका बहुत इंपॉर्टेंस होता है। तो आप समझ लो कि ये क्वेश्चन आपके परीक्षा में छपा हुआ है कि थेल्स थ्योरम को प्रूव करके दिखाओ, या तो ये वाला पूरा जो स्टेटमेंट है थेल्स थ्योरम का दिया हुआ रहेगा, बोलेगा प्रूव करो, ठीक है। या तो बोलेगा स्टेट एंड प्रूफ थेल्स थ्योरम, तो स्टेटमेंट लिखना होगा, तो इसको याद कर लेना, उसके बाद फिर प्रूफ करना होगा। अच्छा ये भी पता होगा थेल्स थ्योरम को हम लोग बीपीटी थ्योरम भी कहते हैं, तो किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एंड सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल से जो है आप लोग का क्वेश्चन आएगा, थ्योरम नहीं आएगा। अब सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल से क्वेश्चन कहाँ से आएगा, तो एनसीईआरटी किताब निकालो, एक्सरसाइज 6.2 का ये क्वेश्चन कर लो और 6.3 के ये क्वेश्चन कर लो, आपकी परीक्षा में यहीं से आएगा, इससे आउट आपका नहीं जाने वाला है। अगला जो चैप्टर है वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें से एग्जैक्ट 6 मार्क्स के क्वेश्चंस यहाँ से भी पूछे जाएंगे। देखो जहाँ से एग्जैक्टली क्वेश्चन पूछा जाएगा मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि रियल नंबर से बताया कि 6 मार्क्स का गारंटी आएगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से एक ही चैप्टर है, 6 मार्क्स का गारंटी आएगा।
बाकी जो अलजेब्रा का जो पोर्शन था इसके ऊपर का बताया हमने कि पॉलिनोमियल, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये सब ना अलजेब्रा का पोर्शन है और पूरे अलजेब्रा से मिला के आपके एग्जामिनेशंस में 20 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो ये सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। अब इसके लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपका क्या है? पहला है डिस्टेंस फॉर्मूला, एंड डिस्टेंस फॉर्मूला से आपको ये 3 क्वेश्चन बनाने के लिए रहेगा, इसको जरूर याद कर लेना। खास करके ये क्वेश्चन तो जरूर आता है कि कॉलिनियर, ये पॉइंट्स कॉलिनियर है, ये कैसे इसको प्रूव करके दिखाओ, ये आता है। इक्वी डिस्टेंट वाला एक क्वेश्चन फिर आता है। तो ये एनी हाउ ये 3 क्वेश्चन आपको करके जाने हैं। देन कुछ क्वेश्चन जो है आप लोग का थोड़ा लॉन्ग में यानी कि 3 मार्क्स में पूछा जाता है, वो है सेक्शन फॉर्मूला से। अब सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है? तो ये है सेक्शन फॉर्मूला। और क्वेश्चन जो है आप लोग का मिड पॉइंट फॉर्मूला से भी पूछा जा सकता है, तो ये है मिड पॉइंट फॉर्मूला। याद रखना है एक्स एक्सिस पे जो y की वैल्यू होती है वो 0 होती है, कोऑर्डिनेट x0 बनता है। y एक्सिस पे जो x की वैल्यू होती है वो 0 हो जाती है, एंड इसका कोऑर्डिनेट y एक्सिस पे 0y होता है। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आपको इस चैप्टर के लिए याद रखनी है। एंड अब आपको सेक्शन फॉर्मूला से और मिड पॉइंट फॉर्मूला से कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, तो ये सब सारा क्वेश्चन आप लोग का आने वाला है। ठीक है, अच्छे से इसको जरूर बना लेना। एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी हमने आप लोग को यहाँ पे दिया हुआ है। ये क्वेश्चन कर लोगे ना, आपको और कुछ भी करने का जरूरत नहीं पड़ेगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सो चलो आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है ना। अगला जो चैप्टर है वो है भाई ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें बच्चों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। एंड ट्रिग्नोमेट्री से आपके एग्जामिनेशंस में 6 से 7 नंबर का क्वेश्चंस गारंटी आएगा। अब ये जो चैप्टर है ये टोटली जो है फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, जिसके लिए हमें सबसे पहले तो ये 3 फॉर्मूला याद रखना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इसी प्रकार से कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब इसके बाद कुछ और जनरल फॉर्मूला है, जैसे कॉस थीटा बराबर 1 बाई सेक थीटा, इसी का उल्टा कर दो, सेक थीटा का 1 बाई कॉस थीटा, साइन थीटा का 1 बाई कॉसेक थीटा होता है, कॉसेक थीटा का 1 बाई साइन थीटा कर दो, टेन थीटा का साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है, कॉट थीटा का कॉस थीटा बाई साइन थीटा होता है। मतलब इसी का रेसिप्रोकल करते जाओ। ठीक है, इतना फॉर्मूला याद कर लिए। अब इसके बाद आपको कुछ अलजेब्रिक फॉर्मूला याद करने हैं जो कि आपने इससे पहले ऑलरेडी क्लासेस में पढ़े हुए होंगे। जैसे सर a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है। ये सब फॉर्मूला ना आपको याद करना है, ये फॉर्मूला याद जरूर कर लेना। आपके जो क्वेश्चंस बनेंगे ना आइडेंटिटीज़ वाले, इस चैप्टर के जो आइडेंटिटीज वाले क्वेश्चंस बनेंगे वो इन्हीं फॉर्मूला का यूज करके बनेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चंस कौन कौन सा आएगा। सर देखो ये वाला क्वेश्चन 2 मार्क्स में गारंटी आप लोग आने वाला है। ये दो में से एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स में रखा हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स में भी आ सकता है, 3 मार्क्स में भी आ सकता है और 1 मार्क्स में भी आ सकता है, ऑब्जेक्टिव में भी दे सकता है। तो इसको जरूर कर लेना इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन भी आपका 2 मार्क्स के लिए है। एंड एनसीईआरटी किताब का आइडेंटिटीज के लिए, आइडेंटिटीज जो रहेगा वो आपका 4 मार्क्स में या तो 5 मार्क्स में रहेगा। ठीक है, तो 3 मार्क्स में भी रह सकता है, 3, 4, 5 मार्क्स तीनों में से कुछ भी रह सकता है। तो आइडेंटिटीज के क्वेश्चंस के लिए कुछ मत करो, आइडेंटिटीज के लिए आंख बंद करके क्या करो, जाके सिर्फ एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4 का 1 से 10 नंबर तक टोटल 10 क्वेश्चन है। ये 10 क्वेश्चन कर लिए ना तो आपके एग्जामिनेशंस में ये 10 में से 1 से 2 क्वेश्चन गारंटी रहने वाला है। ठीक है, और ये 10 के 10 क्वेश्चन हमने करवाए हुए हैं और बहुत ही अच्छे से समझाया हुआ है, फॉर्मूला भी उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। तो एक्सरसाइज 8.3 का मैं स्पेशली जो है इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन पे या कमेंट में जो है पिन कर दूंगा, जाके जरूर देख लेना ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के सारे क्वेश्चंस को। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है। ठीक है, एग्जामिनेशंस में एनसीईआरटी से ही आइडेंटिटीज के क्वेश्चन आते हैं, आउट नहीं जाता है। देन अगला जो चैप्टर है वो है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री यानी कि हाइट एंड डिस्टेंस। अब हाइट एंड डिस्टेंस के लिए यहाँ पे 3 फॉर्मूले हैं आपको याद रखना है, जो कि है साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच, कॉस थीटा इक्वल टू बी बाई एच एंड टेन थीटा इक्वल टू पी बाई बी। एंड यहाँ पे आपको ये पता होगा कि ये होता है परपेंडिकुलर, ये है हाइपोटेनियस, देन ये है बेस। इतना तो पता ही होगा, यही है पी बी एच। इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है वो एंगल ऑफ डिप्रेशन के इक्वल होता है, याद रख लेना। जब आप क्वेश्चन को बनाओगे तो क्वेश्चन में आप लोग का किसी क्वेश्चन में स्पीड से रिलेटेड क्वेश्चन रहता है, गारंटी रहेगा, रहता है नहीं रहेगा, ये क्वेश्चन आपका स्पीड से रिलेटेड रहता ही रहता है। तो इस फॉर्मूला को ध्यान रखो, √2 और √3 का वैल्यू भी याद करके जाना, क्योंकि ये भी एग्जामिनेशंस में आपका यूज़ होता है। ठीक है, जब क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तो यूज़ होगा।
एंड अब आइडेंटिटीज के क्वेश्चन देख लो, जो जो क्वेश्चन दे रहा हो ना बस यही क्वेश्चन करके जो आपके परीक्षा में छपा हुआ रहेगा। ये जो क्वेश्चन है आपको यहाँ पे दिख रहा है, स्क्रीनशॉट मार लो, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट मार लो, ये सारे क्वेश्चन करके चले जाओ। ये आपका 2 मार्क्स में रहेगा एंड बाकी ऊपर के 3 मार्क्स में रहेंगे, कुछ क्वेश्चन आपके 4 या 5 मार्क्स में भी रहेगा। ठीक है, तो ये सब सारे क्वेश्चन करना। एंड एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 9.1 के आपको कुछ क्वेश्चन यहाँ दिखाई दे रहे होंगे, टिक कर लो अभी या फिर स्क्रीनशॉट करके रख लो, करके जाना, बिल्कुल मत छोड़ना, क्वेश्चंस आपका यहीं से आने वाला है। ठीक है, अब देखो ये मत सोचना कि सर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चंस भले ही आपको ज़्यादा लग रहा होगा, लेकिन क्वेश्चन देखो इस बात की गारंटी नहीं ना रहती है कि एग्जैक्टली वही क्वेश्चंस आएगा। इस बात की गारंटी कोई नहीं दे सकता। हाँ, 4, 5, 6 में से आपको बोलेगा कि भाई ये 4, 5, 6 क्वेश्चन है, यहाँ से एक क्वेश्चन आपका पक्का आने वाला है। तो वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। ये मत सोचना क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, पढ़ने जाओगे तो पूरा किताब है, बहुत सारी किताबें और भी है, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा कौन सा क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा। लेकिन मैं आपको जो बोल रहा हूँ ना यही आने वाला है। ठीक है, ऐसा मत सोचना बहुत ज़्यादा क्वेश्चन दे रहा हूँ। अब इसके बाद सर्किल में ना 2 थ्योरम है और ये दोनों ही थ्योरम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कोई भी थ्योरम आपकी परीक्षा में आ सकता है, तो दोनों थ्योरम को करके जाना, छोड़ना मत इसको। ठीक है, क्योंकि एक थ्योरम गारंटी रहने वाला है आप लोग का यहाँ से। इसके बाद सर्किल से आपको मैं नहीं कहूँगा कि एनसीईआरटी का कोई क्वेश्चन करो, जो क्वेश्चन अभी मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ ये क्वेश्चन कर लेके जाना, आपके परीक्षा में यही क्वेश्चन रहेगा, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपका सर्किल से नहीं आएगा। देखो सर्किल से मैंने आपको केवल 9 क्वेश्चन दिए हुए हैं। अब सोचो सर्किल जब आप पढ़ने जाओगे तो आपके एग्जाम्पल्स एनसीईआरटी के क्वेश्चन मिला के कितने सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। लेकिन मैं नहीं कर रहा हूँ कि आप सारे क्वेश्चन करो, केवल ये 9 क्वेश्चन कर लो। परीक्षा में इसी 9 क्वेश्चन में से आपका परीक्षा में क्वेश्चन गारंटी है कि वो मिल जाएगा। ठीक है, पक्का मिल जाएगा। इसके बाद अगला चैप्टर है एरियाज रिलेटेड टू सर्किल, जो कि ये भी एक फॉर्मूला बेस्ड ही चैप्टर है। इसमें भी बहुत सारे फॉर्मूले हैं, जिसमें से पहला फॉर्मूला आपका आता है एरिया ऑफ ट्रायंगल। इसका फॉर्मूला क्या था, 1/2 बेस गुना हाइट। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है √3/4 साइड का स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्किल का फॉर्मूला होता है πr²। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल का फॉर्मूला होता है 2πr। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है θ/360 मल्टीप्लाई πr²। एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला होता है θ/360 मल्टीप्लाई πr² माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, और लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला होता है θ/360 मल्टीप्लाई 2πr। अब सेक्टर कौन है सर, तो ये सेक्टर है, ये सेगमेंट है, आर्क है, ये वाला आर्क है। ये सब आपको इतना पता ही होगा। ठीक है, मैंने बस आपको यहाँ पे थोड़ा सा रिवाइज करवा दिया है। अब क्वेश्चन सर कौन कौन से आएंगे, तो क्वेश्चन देख लो। अब यहाँ से आपको ये सब सारे क्वेश्चंस की तैयारी करनी है, छपा हुआ है आपके पेपर में, सोच लो ये सब सारे क्वेश्चन छपा हुआ है। ठीक है, आपके क्वेश्चंस यहीं से आएंगे, इससे आउट आपका बिल्कुल भी नहीं जाने वाला है। और अगर गलती से पूछ दे कि एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकालो, तो एरिया ऑफ सर्किल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, इसका फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट का। ठीक है, इतना हो गया। अब इसके बाद इतने क्वेश्चन करने के बाद एनसीईआरटी का किताब निकालो और ये कुछ क्वेश्चंस कर लो, बस हो गया। इतना कर लिए आपका एरिया ऑफ सेक्टर सेगमेंट खत्म हो गया। देन अगला जो चैप्टर है वो है वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। एंड पता है ये भी चैप्टर फॉर्मूला बेस्ड है, तो आपको क्यूबाइड का लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम, डायगोनल क्या होता है पहले तो ये याद रखना होगा, इसको याद कर लो। देन क्यूब का फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। देखो यहाँ वॉल्यूम ऑफ क्यूब पे ना थोड़ा सा फॉर्मूला गलती है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a⁻3। ठीक है, यहाँ फॉर्मूला थोड़ा सा मिस्टेक था। डायगोनल का फॉर्मूला होता है √3a। कहीं कहीं होता है ना प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाता है, तो बस यहाँ पे वही चीज़ है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, हो सकता है कहीं और भी हुआ हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट अगला जो सिलेंडर से फॉर्मूला है वो है कर्व सरफेस एरिया। अब देखो लेटरल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया में अंतर क्या है कि यहाँ पे ये कर्व्ड है लेटरल सरफेस एरिया, देखो ये स्क्वायर या रेक्टेंगल के शेप में रहता है, बस इतना ही फर्क है, बाकी है वो एक ही चीज़। तो कर्व सरफेस एरिया में का फॉर्मूला होता है सर्कमफेरेंस मल्टीप्लाई हाइट, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा 2πrh। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला 2πrh। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला 2πr × r+h। एंड इसका वॉल्यूम होता है एरिया ऑफ दिस बेस मल्टीप्लाई हाइट, यानी कि πr²h। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर πr²h, याद रखते जाओ। देन स्फेयर का सरफेस एरिया हमें पता करना है 4πr²। इसका लेटरल कर्व कुछ नहीं होगा क्योंकि ये फुल पैक्ड रहता है इस वजह से। एंड इसका वॉल्यूम ऑफ स्फेयर का फॉर्मूला होता है 4/3πr³। हेमिस्फेयर ये आधा कट गया, तो इसका सरफेस एरिया होता है 3πr² एंड इसकी वॉल्यूम होती है 2/3πr³। इतना फॉर्मूला याद कर लेना। एंड एक आपको लास्ट फॉर्मूला बस दूंगा मैं कोन का, जो कि है
कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई आर एल, एल क्या है स्लैंट हाइट जिसका फॉर्मूला होता है रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे एक 90 डिग्री बनता है और ये एक ट्रायंगल बनाता है तो हाइपोटेनियस बराबर हो जाता है ना रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो इस वजह से टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है पाई आर इंटू आर प्लस एल एंड वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अगर इतने फॉर्मूला याद कर लिए तो अब निकालो एनसीईआरटी का किताब एग्जाम्पल नंबर 247। एग्जाम्पल नंबर 247 इसको कर लेना, एक्सरसाइज 12.1 का ये क्वेश्चन और 12.2 का ये क्वेश्चन। बस आपको यहाँ पे मैं ये करीब इधर पाँच क्वेश्चन, इधर 6 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन दिए हैं। वॉल्यूम से 9 क्वेश्चन दिए हैं, 9 क्वेश्चन कर लो, वही 9 में से 2 से 3 क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशंस में छप जाएगा, पक्का है आ जाएगा। ठीक है, अगली चैप्टर है स्टैटिस्टिक्स। तो इसमें आपको क्या आता है, आता है मीन मोड मीडियन, ये फाइंड करने के लिए। एंड इस फॉर्मूला से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, मीडियन मोड मीन तीनों में से कोई 2 वैल्यू दिया हुआ रहेगा एंड तीसरा आपको फाइंड करने के लिए बोला जाएगा। फिर एक क्वेश्चन जो रहता है ना वो मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए रहता है। तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी ए बी पी क्यू एक्स वाई कुछ भी मिसिंग रह सकता है। एक क्वेश्चन आपका मॉडल क्लास से रहता है। तो मॉडल क्लास क्या होता है, जो डेटा दिया हुआ रहेगा उसमें जो सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी होता है तो उसकी जो क्लास होगी वही होगी मॉडल क्लास। मीडियन क्लास में क्या होता है तो हम लोग देखते हैं, पहले तो हम लोग n/2 निकालते हैं, इसके बाद फिर देखते हैं कि CF के नियरेस्ट कौन है तो वो होता है मीडियन क्लास। एंड फिर अपर लिमिट और लोअर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल्स आपको पता होना चाहिए क्या होता है। लोअर लिमिट यानी कि जो छोटा वाला वैल्यू होता है, अपर लिमिट यानी जो बड़ा वाला वैल्यू होगा। तो क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि बता इसमें से अपर लिमिट कौन सा है, कौन सा लोअर लिमिट है, ये आपका ऑब्जेक्टिव यानी कि MCQ में आता है। अब फॉर्मूला कुछ और देख लो, क्वेश्चन आगे मैं बता रहा हूँ कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे। मीन निकालने के लिए आता है एग्जामिनेशंस में, गारंटी आएगा। फॉर्मूला याद रख लेना, सिग्मा FI XI बाई सिग्मा FI, ये डायरेक्ट मेथड के लिए है। एक और आपको मेथड पढ़ना है एज्यूम मीन मेथड। अगर आपको स्टैटिस्टिक्स का एक कंप्लीट वीडियो चाहिए, नहीं पता होगा, कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा होगा, हमने बनाई हुई है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, जाके देख लेना। उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हमने हालांकि उसमें भी दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर भी बता रहा हूँ, उसमें भी हमने समझा दिया है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। ठीक है ना। एज्यूम्ड मीन मेथड का फॉर्मूला होता है a प्लस सिग्मा FI DI बाई सिग्मा FI और DI का फॉर्मूला होता है XI माइनस A। मोड निकालने के लिए रहता है तो मोड का फॉर्मूला क्या होता है L प्लस F1 माइनस F0 बाई 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई H, जिसमें L क्या है, H का है, F1 F0 F2 क्या है, ये सब भी सारा हमने यहाँ पे लिख दिया है ताकि आपको इधर उधर ज़्यादा कहीं कुछ खोजना नहीं पड़ेगा एंड समझ में आएगा। मीडियन का ये फॉर्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस CF बाई F मल्टीप्लाई H, ये फॉर्मूला होता है। L क्या है लोअर लिमिट, H क्या है डिफरेंस इन द क्लास इंटरवल एंड n टोटल फ्रीक्वेंसी, यही सब पता होगा आपको। एंड अब आ जाओ क्वेश्चंस पे, कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं। डायरेक्ट NCERT किताब निकालो, अगर अभी है तो अभी निकालो, एक्सरसाइज 13.1 निकालो। उसमें से देखो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में ना मिसिंग फ्रीक्वेंसी टाइप का एक क्वेश्चन होगा, तो ये 2 क्वेश्चन कर लेना, एक क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स में छप जाएगा। इसके बाद एक्सरसाइज 13.2 निकालो, उसमें से क्वेश्चन नंबर 2 और 3 कर लो। 13.3 निकालो, इसमें से क्वेश्चन नंबर 2 कर लो, वो टिक कर लो, ये आएगा, ये भी क्वेश्चन आपका मिसिंग फ्रीक्वेंसी का ही है। एंड क्वेश्चन नंबर 3 भी कर लेना क्योंकि ये एक अलग टाइप का भी क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें ये बिलो अबव टाइप वाला भी क्वेश्चन एक आता है कभी कभी, जो कि अलग टाइप में बनता है बाकी क्वेश्चंस के कंपैरिजन में। एंड एक क्वेश्चन आपको जो है क्वेश्चन नंबर 4 भी करना है, क्योंकि इसकी जो क्लास इंटरवल दी हुई है ना वो कॉन्टिन्यूअस नहीं दी हुई है, तो ये 2 क्वेश्चन को भी कर लेना। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स वाली वीडियो देखनी होगी तो कमेंट करना, मैं डिस्क्रिप्शन पे उसका लिंक दे दूंगा। एंड आपको एग्जाम्पल नंबर 8 भी कर लेना क्योंकि वो भी मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला ही क्वेश्चन है। अब हम आ गए हैं अपने लास्ट चैप्टर पे जो कि है प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी में 1-2 क्वेश्चन जो है वो पक्का है कि आपका प्लेइंग कार्ड से रहेगा। जानते हैं हम टोटल 52 कार्ड्स होता है, जिसमें से 12 फेस कार्ड्स होते हैं। फेस कार्ड कौन कौन से होते हैं तो किंग क्वीन जैक, तो तीनों जो है 4-4 करके होगा तो 4 3 जा 12 हो गया। अब बताओ 52 कार्ड्स में से टोटल रेड कार्ड कितने होते हैं तो 26। टोटल ब्लैक कार्ड कितने होते हैं तो ये भी होता है 26। अब रेड कार्ड 26 में से 13 हार्ट का होता है और 13 डायमंड का होता है, और ब्लैक कार्ड में 13 क्लब का होता है और 13 स्पेड का होता है। ठीक है, इतना याद कर लिए। इससे रिलेटेड आप कोई क्वेश्चन आएगा कर लेना, मैं आपको अभी क्वेश्चन दे रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा रुक जाओ।
नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन बनता है वो आपका डाइस से बनता है। डाइस आपको एक बार भी थ्रोन करके पूछा जा सकता है, बोलेगा 2 बार भी थ्रो किया हुआ है, तो एक बार थ्रोन करेगा तो सिंपली क्या होगा 1 2 3 4 5 6 यही होगा। 2 बार होगा तो आपको इस तरह से निकालना पड़ेगा 1 1 1 2 1 3, इस तरह करके हम 6 तक लेंगे, फिर आपको इस तरह से 2 1 2 2, ये आपको पता होगा टोटल 6 तक आता है, मतलब टोटल 36 इसमें टोटल पॉसिबल आउटकम्स निकलते हैं। तो इसको अच्छे से समझ लेना। क्वेश्चन अभी मैं दे रहा हूँ कौन से क्वेश्चन करने हैं। क्वाइन से भी रिलेटेड क्वेश्चन रह सकता है, एक बार भी टॉस किया जा सकता है, 2 बार भी या 3 बार भी। एंड अगर एक बार टॉस किया तो आपको पता होगा एक बार टॉस किया जाएगा तो 2 का पावर 1 कर देंगे, यानी कि 2 पॉसिबल आउटकम्स आ सकती है। 2 बार टॉस किया जाएगा तो 2 का पावर 2 कर देंगे, यानी कि 4 पॉसिबल आउटकम्स हो सकती है। 3 बार टॉस किया जाएगा तो 2 पावर 3 कर देंगे, यानी कि 8 पॉसिबल आउटकम्स निकल सकती है। तो इसको भी ध्यान में रखना, ठीक है, कि 2 का पावर n जो होता है वो फॉर्मूला होता है टॉस वाला का। अब n क्या है, तो वही नंबर ऑफ टाइम्स कितने बार टॉस किया गया। एंड आपका एक क्वेश्चन बैग से भी रहता है कि एक बैग है, उसमें ये सब वॉल्स हैं, रेड कलर का, ब्लू कलर का, वाइट कलर का, कोई भी कलर का रह सकता है, ठीक है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपका एक बनता है। एंड आपको ये पता ही होगा कि ये प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। इसके बाद P0 का एक फॉर्मूला याद कर लेना कि यहाँ से आपके MCQ में क्वेश्चंस बनते हैं। एंड ये भी आपको पता होगा कि प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू होती है ना वो 1 हो सकती है, 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता है, और 0 भी हो सकती है लेकिन 0 से छोटा नहीं हो सकता, यानी कि नेगेटिव में नहीं हो सकता है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, और 0 और 1 के बीच में होगा, ना तो 0 से कम होगा ना ही 0 से बड़ा होगा। तो बस इसको ध्यान में रखना। अब आ जाओ NCERT का किताब निकालो। NCERT किताब में एक्सरसाइज 14.1 निकालो, क्वेश्चन नंबर 1 4 5 करो, क्वेश्चन नंबर 9 करो। 9 वाला जो है वो बॉल्स वाला क्वेश्चन है जो कि ऊपर में हमने बताया। क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो डाइस वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो कार्ड वाला है। क्वेश्चन नंबर 23 क्वाइन वाला है, और क्वेश्चन नंबर 24 भी डाइस वाला है। तो अगर ये सारे क्वेश्चंस कर लिए ना तो आपको बोर्ड की परीक्षाओं हो या कोई भी परीक्षा हो ना, आप लोग को यहाँ से 80 में 70 प्लस नंबर आएगा, मैं आपको इस बात की गारंटी दे रहा हूँ। क्वेश्चन आपका यहीं से रहेगा, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना ही, और भी आप लोग को मैं आगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाऊंगा जो कि आपके परीक्षा में आएंगे। कुछ केस बेस्ड क्वेश्चंस की भी तैयारी करवाऊंगा, NCERT क्वेश्चंस के आपको मैं इन सब का सॉल्यूशन बताऊंगा। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू, बाय बाय।